हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं जो अभिव्यक्ति और माध्यम है क्लास 12th में थर्ड चैप्टर है वो करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम चलते हैं हमारी टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जो ये हमारा पार्ट का नाम है। इसका हम पार्ट 1 कर रहे हैं जो प्रिंटिंग माध्यम है। इसमें कई सारे माध्यम, प्रिंटिंग माध्यम है, रेडियो माध्यम है और भी माध्यम है। तो इसका हम पहला पार्ट कर रहे हैं प्रिंटिंग माध्यम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए आपको भी आसानी रहे, इसलिए हम इसका पहला पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपके लिए जो प्रिंटिंग माध्यम से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न बनते हैं, उन सभी को आपके लिए लाया हूँ। और आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो उत्तर है मुद्रित माध्यम। दोस्तों, हमारे पास दो माध्यम होते हैं, मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो मुद्रित माध्यम है जो सबसे पुराना माध्यम है। मुद्रित माध्यम के उदाहरण जैसे आपके अखबार हो गए, पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई, ये सारे आपकी मुद्रित होती है। मुद्रित माध्यम का मतलब होता है जो छपी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे अखबार, ये सब छपी हुई हैं, ये मुद्रित हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। प्रश्न 2 पे चलते हैं। सबसे पहले मुद्रित माध्यमों की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मुद्रित माध्यमों की शुरुआत चीन में हुई थी। तो यह चीन से हुई थी। और प्रश्न 3, मुद्रित माध्यम का आविष्कार किसने किया था और वह कहाँ के रहने वाले थे। तो मुद्रित माध्यम का आविष्कार फ्रेंड गुटेनबर्ग ने किया था, वे जर्मनी के रहने वाले थे। प्रश्न 4, भारत में पहला छापाखाना कहाँ और कब खुला था। तो उत्तर है इसका, भारत में पहला छापाखाना गोवा में सन 1556 में खुला था। फ्रेंड्स, याद रखना, भारत में पहला छापाखाना खुला था। और जो ये आपका चौथा प्रश्न है और ये जो आपका दूसरा प्रश्न, सबसे पहले मुद्रित माध्यमों की शुरुआत कहाँ हुई थी। मुद्रित माध्यम का अर्थ ही होता है छापाखाना। तो सबसे पहले बात आएगी तो आप चीन करेंगे, और भारत में बात आएगी तो आप गोवा करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 5 पे चलते हैं। प्रश्न 5, भारत में पहला छापाखाना किसने और क्यों खोला था। तो उत्तर है, भारत में पहला छापाखाना ईसाई मिशनरियों द्वारा खोला गया था। अपने धर्म के प्रचार के लिए, पुस्तकें छापने के लिए इसे खोला गया था। ठीक है, जो ईसाई मिशनरी थे उस समय, वो अपने धर्म को विख्यात करने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने छापे खाने थे उनको खोला था। ठीक है, तो प्रश्न 6 पे चलते हैं। मुद्रित माध्यमों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मुद्रित माध्यम की क्या क्या विशेषता हमें ये बतानी है इसमें। तो पहला उत्तर पहला है, तो पॉइंट हमारा, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है दोस्तों, इसका मतलब है कि छपे होते हैं, स्थायित्व का मतलब होता है उसमें स्थिरता रहती है। जैसे आपका अखबार है, वो एक बार छपने के बाद जो उसके शब्द हैं वो तो भागते नहीं, दौड़ते तो नहीं है ना। ऐसे ही ये है, स्थायित्व का मतलब होता है स्थिर रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं है। ठीक है, दूसरा, इसे आप आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टोकेगा नहीं। आपकी किताब है, कॉपियाँ हैं, जो आपकी किताबें हैं उन्हें आप धीरे धीरे आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो छपी माध्यम में है और वह कहीं भाग नहीं रहे। आप आराम से धीरे धीरे उन्हें पढ़ सकते हैं। तीसरा है, पढ़े हुए पर सोच विचार कर सकते हैं। आप जो पढ़ते हैं, जैसे आप अपनी किताबें पढ़ते हैं, उस पर आप सोच विचार कर सकते हैं। चौथा, मुद्रित माध्यमों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार को आप पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते फिर भी अगर आपका मन नहीं करता तो आप उसे रख देते हैं, तो आप उसे ध्यान से सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक। ठीक है, उसमें कोई आपको चेंजेस नहीं होने वाले। तो इसका मतलब ये है। पाँचवा, मुद्रित माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है। मुद्रित माध्यम लिखित भाषा का विस्तार कैसे है फ्रेंड्स, लाइक अगर आप लिख रहे हैं तो आपको उसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। व्याकरण, भाषा, मात्राएं, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। आपको कौन चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से वो लिखित भाषा का विस्तार है। आप बोलते हैं तो आप सीधा बोल देते हैं, बोलने में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मात्रा वगैरह। तो पर लिखित में हमें ये सब देखने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए लिखित भाषा का विस्तार है। पॉइंट है छठा, मुद्रित माध्यम चिंता, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। तो ये आपको वैसे भी हो चुका है।
जो मुद्रित माध्यम है वो चिंता आप उस पर कर सकते हैं, विचार और विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 7, मुद्रित माध्यमों की कमजोरी का उल्लेख कीजिए। इसकी अगर कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ कमजोरियां भी होती हैं, है ना। तो वही इसमें उत्तर है। पहला, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं होते। जो निरक्षर होते हैं, जो पढ़ते, जिन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, उनके लिए जो मुद्रित माध्यम होते हैं वो किसी काम के नहीं होते। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वाले को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि दोस्तों, जो लेखक होता है, जो लिखने वाला होता है, उन्हें अपने पाठकों की भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान की भी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, उन्हें पाठकों की रुचि और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जो लेखक होते हैं उन्हें पाठकों की रुचि और ज़रूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो उनकी चीज़ें कोई ख़रीदेगा और उन्हें पढ़ेगा। पॉइंट नंबर 4 फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे 5 लिख गया। मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटना की जानकारी नहीं देते, संचालित नहीं करते। तो मुद्रित माध्यम मतलब जैसा अखबार हो गया आपका, वो आपको ताज़ा घटी घटना की अभी जो कुछ हुआ है उस घटना को आपको सामने अभी नहीं देते। वो आपको 24 घंटे के अंदर जो घटना है उसकी जानकारी देते हैं। इसलिए मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटना की जानकारी संचालित नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पार्ट 1 की वीडियो। अच्छा, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।